एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा ही नहीं। तो लेक्चर की शुरुआत में हम फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स को भी रिकॉल करेंगे, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे टॉपिक रखा हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आपको लग रहा होगा सर हमें तो बेसिक्स ही नहीं पता, हमें तो लाइट के प्रॉपर्टी ही नहीं पता, हमें तो यही नहीं पता है कि जो पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं वो 4 अलग-अलग तरह के पिगमेंट्स जो हमें एनसीईआरटी ने बता रखा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को लेकर हमें प्रॉब्लम आती है। फिर उनके एक्शन। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड नीट के सुपरस्टार, स्वागत है आपका नीट बाय स्पार्क में। मैं हूं आपका मेंटर नीट बाय स्पार्क। सोचो, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है फोटोसिंथेसिस में एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया के एरोबिक रेस्पिरेशन में वो अपना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें वो क्लियरली समझ में ही नहीं आता। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया हो? क्या आपको लगता है कि जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ईटीएस है उसमें जाके हमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? क्या आपको लगता है कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रही है? अगर नहीं लगता है तो मेरे इस चैनल पे बने रहो, लास्ट तक मैं आपको न सिर्फ फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझाऊंगा बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम बराबर से एंटर करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो अलग है और फोटोफॉस्फोराइलेशन अलग है? क्या आपको ये लगता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हुआ एटीपी सिंथेसिस? क्या आपको लगता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब ओनली एटीपी सिंथेसिस है? तो ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो उसको हम फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? वहां तो एटीपी नहीं बनती। इन सारी बातों को जानने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि हम आज ये क्या डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ क्वाइट सिंपल। अगर आप ये जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर आपको प्रॉब्लम से कंफ्यूजन से, या फिर आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर आपको प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्यूजन से, तो इस चैनल के एंड तक, इस लेक्चर के एंड तक बने रहो। डेफिनेटली इट्स मैं गारंटी कि न सिर्फ ये टॉपिक आपको क्वाइट ईजी तरीके से समझ में आएगा बल्कि आप सारे वो क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा दोगे जो नीट में या आपके जो भी टेस्ट होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम को वेस्ट किए बिना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे जाके हम ये देखेंगे कि ये जो टॉपिक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो ये सिर्फ दिस वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज नॉट ओनली फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया बट ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलता है बल्कि ये क्लोरोप्लास्ट में चलता है। तो हमारा जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन, मैंने कहा द टॉपिक इज क्वाइट क्लियर। ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करेंगे क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा ही नहीं। तो लेक्चर की शुरुआत में हम फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स को भी रिकॉल करेंगे, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे टॉपिक रखा हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आपको लग रहा होगा सर हमें तो बेसिक्स ही नहीं पता, हमें तो लाइट के प्रॉपर्टी ही नहीं पता, हमें तो यही नहीं पता है कि जो पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं वो 4 अलग-अलग तरह के पिगमेंट्स जो हमें एनसीईआरटी ने बता रखा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को लेकर हमें प्रॉब्लम आती है। फिर उनके एक्शन स्पेक्ट्रम को लेकर प्रॉब्लम आती है। तो सर अगर हमारे बेसिक्स भी क्लियर होते ना तो हमें बराबर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आता। और अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हूँ तो मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आता
एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डाउन इलेक्ट्रोपोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के ग्रेडियंट के हिसाब से या रेडॉक्स पोटेंशियल के ग्रेडियंट के हिसाब से। तो कब अपहिल मूवमेंट होगा और अब कब डाउनहिल मूवमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स देर नहीं है, आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहो, सारे बेसिक्स आपके मैं क्लियर करूंगा और लास्ट में आपको जाके दिखेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उनके फंक्शंस कितने एक दूसरे से मैच करते हैं। इनफैक्ट कि नीट 2024 में जो क्वेश्चन आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, तो वो भी चीज़ें आप क्वाइट इजी तरीके से समझ पाओगे। तो हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ अबाउट फोटोसिंथेसिस। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर हम फोटोसिंथेसिस में ये क्लियर हो जाए कि हमारे बेसिक्स कहाँ पे हैं, तो उसके हम बाद में ईटीएस को बड़ी इजीली समझ पाएंगे। तो वाई नॉट यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में इसको स्टार्ट कर दूं कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। हम देखें वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है। एनसीईआरटी लिखती है कि बड़ी इजीली आपको एनसीईआरटी समझा रही है कि फोटोसिंथेसिस मेनली द लीव्स ऑफ द प्लांट या द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में होता है। ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं सिर्फ वहीं पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बल्कि अदर ग्रीन पार्ट्स। तो बड़ी आसानी से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नॉट ओनली द ग्रीन लीव्स, ये हो गए ग्रीन लीव्स, बट ऑल्सो अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस। लेकिन हमने तो ग्रीन लीव्स में नहीं, हमने तो क्लोरोप्लास्ट के लेवल में पढ़ना है। इन दोनों जगह पे कॉमन क्या होगा, इन दोनों जगह पे क्लोरोप्लास्ट कॉमन होगा। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमें किसने बताया था। हमें एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ऐसी कोई बॉडी जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, इसके एग्जिस्टेंस को लेकर हमें यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो जूलियस थे, जूलियस वॉन सैक्स, नाम के स्पेलिंग पे ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है। तो जूलियस वॉन, डेफिनेटली सैक्स नॉट सेक्स। तो ये टर्म उन्होंने दिया था, जूलियस वॉन सैक्स ने हमें ये नहीं बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ होती है, बट उन्होंने ये बोला कि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी है वहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा होता है वो डेफिनेटली किसी ग्रीन बॉडी में चलती है और आज हम इस ग्रीन बॉडी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमें जूलियस वॉन सैक्स ने इशारा कर दिया था। अब मेजोफिल सेल्स जो होती है वही है मेन साइट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, एनसीईआरटी ने आपको अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया है। दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट कैसे होता है। आपको कुछ एनसीईआरटी ने बोला और यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस पूछे। तो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ आज बैठे हुए हैं, और डेफिनेटली आपको ये क्वाइट क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे लोकेटेड है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। बट एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो क्लोरोप्लास्ट का एक्यूमुलेशंस वर्सेस अवॉइडेंस है विथ रिस्पेक्ट टू द सनलाइट, वो किस तरह से है। 3 कंडीशंस हैं। एनसीईआरटी ने बोला है कि सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो यूजली पाया जाता है अलाइंड अलोंग विद द मेसोफिल वॉल्स। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 तरीके की चीज़ें समझा दूं जो प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड है। एंड प्लांट्स में जब भी सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पे अगर प्लांट्स के मैं सेल डिवीजन की बात करूँ तो उसके बेसिस पे हम बड़ी आसानी से क्लोरोप्लास्ट के अलाइनमेंट को समझ पाएंगे। 2 तरीके का सेल डिवीजन होता है। वन इज कॉल्ड एज एंटी क्लाइनल डिवीजन, one division is called as anticlinal division and other division is called as
पेरिक्लाइनल डिवीजन। एक डिवीजन हो गया एंटीक्लाइनल और दूसरा डिवीजन हो गया पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब ये क्या होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन? देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि दिस इज द सेल और यहाँ पर एंटी का मतलब अपोजिट, राइट एंगल, क्लाइनल का मतलब होता है एक्सिस। तो दिस इज द एक्सिस, सेल की जो एक्सिस होगी ये वर्टिकल एक्सिस है और इसके अगर अगेंस्ट या राइट एंगल डिवीजन होगा तो ये जो डिवीजन होगा ये एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। नाउ अगर परमानेंट सेल बनती है तो परमानेंट सेल में बिकॉज ऑफ द एंटीक्लाइनल डिवीजन इसकी जो साइड वॉल्स होती हैं दीज वॉल्स आर कॉल्ड एज एंटीक्लाइनल वॉल्स। ये हो गई इसकी एंटीक्लाइनल वॉल। बड़ी इजीली मैंने आपको समझाया कि जिस डायरेक्शन में डिवीजन हो रहा था उसी डायरेक्शन में वॉल का नाम रखा हुआ है। तो ये जो साइड वॉल्स हैं इनको हम एंटीक्लाइनल वॉल्स बोलेंगे। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन की बात करता हूँ। अगर पेरी का मतलब होता है पैरेलल और पैरेलल का मतलब किसके, एक्सिस के पैरेलल अगर डिवीजन हुआ तो लाइक दिस, ये एक्सिस के पैरेलल डिवीजन हो गया, पैरेलल टू द एक्सिस, और यहाँ से जो मेसोफिल की सेल बनेगी। अब साइड वॉल्स का नाम तो ऑलरेडी हम रख चुके हैं। यहाँ पर बोलेंगे कि जो टॉप एंड बॉटम वॉल है दिस इज कॉल्ड एज पेरिक्लाइनल वॉल। ये हो गया हमारा पेरिक्लाइनल वॉल। अब इसका आपके मन में आ रहा होगा कि सर अचानक से हमें प्लांट एनाटॉमी क्यों सिखाने लगे? इसका रिलेशन है हमारे क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट से, क्लोरोप्लास्ट के अलाइनमेंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे ये लिख के दिया हुआ है कि जो पहला यूजुअली का मतलब होता है मोस्टली, एंड यूजुअली, मोस्टली, जनरली वर्ड एनसीईआरटी में अगर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, मोस्टली बट नॉट ऑलवेज। मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट होता है ये होता है दिस इज द क्लोरोप्लास्ट और इसका अलाइनमेंट along the mesophyll wall। तो along the mesophyll walls। अब यहाँ पर मेसोफिल वॉल्स का मतलब क्या हो? मेसोफिल वॉल लिखा रहता तो समझ में आता। मेसोफिल वॉल्स का मतलब इसने दोनों वॉल्स को कंसिडर कर लिया। ये एक मेसोफिल की सेल है एंड दिस इज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ये लाइट के आने का डायरेक्शन है। अब अपने आप को क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पूरे सेल के अंदर इस तरह से अलाइन कर रहा है कि वो दोनों ही वॉल्स के पैरेलल भी है एंड दोनों वॉल्स के वो अपोजिट भी है। अगर मैं साइड वॉल की बात करूँ, ये हमारी साइड वॉल है दैट इज की एंटीक्लाइनल वॉल। तो कुछ क्लोरोप्लास्ट इसके पैरेलल में होंगे लाइक दिस वन और कुछ क्लोरोप्लास्ट इसके अपोजिट में होंगे या राइट एंगल होंगे लाइक दिस वन, ये पैरेलल में होगा। अगर मैं बोलूं कि दिस वन इज द बॉटम वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल, ये उसकी बॉटम वॉल है और आपको मैंने बताया था जिस तरह से कि दिस इज एंटीक्लाइनल वॉल सो दिस वन इज द पेरिक्लाइनल वॉल। तो ये क्लोरोप्लास्ट इसके पैरेलल में होगा लेकिन ये दोनों उसके राइट एंगल में होंगे। तो यूजली एंड मोस्टली जब लाइट ऑप्टिमम सनलाइट हो, यहाँ पर हो गई ऑप्टिमम सनलाइट, तो अगर ऑप्टिमम सनलाइट होगी तो इस तरह से अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा। ये कंडीशन मैंने हमारी एनसीईआरटी ने हमें बता दिया। अब हमारी एनसीईआरटी ने हमारे सामने दो कंडीशंस रखे। नाउ देयर आर टू कंडीशंस। तो कंडीशन नंबर बी की बात आती है। अब एनसीईआरटी कहती है कि कब क्लोरोप्लास्ट अपने फ्लैट सरफेस से पैरेलल होगा मेसोफिल वॉल के। तो यहाँ पर हमने लिखा कि दिस इज द फ्लैट सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट and this flat surface of chloroplast is parallel to mesophyll wall। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि बात किसकी हो रही है। दिस इज मेसोफिल वॉल्स के पैरेलल, फ्लैट सरफेस टू मेसोफिल वॉल्स। यहाँ पे हमने ले लिया दिस इज अ मेसोफिल टिश्यू
और यहाँ पे अगर ये फ्लैट सरफेस है तो देखो इसमें हम ये देखेंगे कि दिस इज पैरेलल टू द साइड वॉल के पैरेलल हो रहा है, बट इट इज अपोजिट या राइट एंगल टू टॉप एंड बॉटम वॉल। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये जो मेजोफिल वॉल है उसके जस्ट यहाँ पे आ रही है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एंड दिस इज कॉल्ड एज साइड वॉल। ये हो गई हमारी एंटीक्लाइनल मेजोफिल वॉल। ये हो गया वॉल के पैरेलल, ये हो गया वॉल के पैरेलल, और ये हो गया इसके राइट एंगल या जस्ट अपोजिट। वॉल के पैरेलल हो गया और वॉल के साथ साथ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के भी ये क्या हो गया, ये हो गया पैरेलल। तो इस केस में इट मीन्स कि हाई सनलाइट है, जैसे हाई सनलाइट, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट ने अपना मिनिमम सरफेस एरिया उसको एक्सपोज किया ताकि उसको कोई लॉस नहीं हो। कंडीशन नंबर सी, अब एनसीईआरटी पूछती है कि व्हेन देयर विल बी द क्लोरोप्लास्ट अलाइनमेंट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होगा, दिस क्लोरोप्लास्ट, और इसका जो अलाइनमेंट होगा when it will be perpendicular to the incident solar radiation। अब ये कब होगा, perpendicular to incident solar radiation, दैट इज की राइट एंगल। और राइट एंगल की बात करें हम तो फिर से हमने क्या ले लिया कि ये हमारी मेजोफिल वॉल हो गई, दिस इज मेजोफिल वॉल। एंड अब इस मेजोफिल वॉल से हम देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में देयर इज द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन यहाँ से आ रही है, एंड ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है जो टॉप एंड बॉटम वॉल के बिल्कुल भी क्या हो चुका है, पैरेलल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इसके वो क्या हो चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेजोफिल वॉल। ये जो हमारी मेजोफिल वॉल होगी, दिस इज द मेजोफिल वॉल जिसको हम बोलेंगे साइड वॉल। तो मेजोफिल वॉल के अगर मैं साइड के रेस्पेक्ट में देखूं तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये साइड वॉल है। इन दोनों केसेस में ये इनके क्या हो चुका है, इसके भी ये परपेंडिकुलर हो चुका है, दिस इज परपेंडिकुलर, और इसके भी ये परपेंडिकुलर हो चुका है। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया राइट एंगल। डेफिनेटली यहाँ पर लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट का मतलब लाइट की इंटेंसिटी लो है। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको बोला एनसीईआरटी ने हमें कंडीशन दिया हुआ कि यूजली वो वॉल्स के साथ एडजस्ट कर रहा है। यूजली जो उसका अलाइनमेंट होता है वो मेजोफिल वॉल्स के साथ होता है, मतलब वॉल्स में वो टॉप एंड बॉटम वॉल्स की भी बात होगी और साइड वॉल्स की बात होगी। अब एनसीईआरटी ने हमें बोला है यहाँ पे, हमें एनसीईआरटी ने बोला कि जो फ्लैट सरफेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है वो कब होगा पैरेलल टू द मेजोफिल वॉल्स, मतलब कि साइड वॉल्स की बात हो रही। तो साइड वॉल्स के पैरेलल होना और इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के पैरेलल होना दोनों एक ही बात है, और ये तभी जाके पॉसिबल है जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो क्लोरोप्लास्ट को अपना मिनिमम, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द लाइट इंटेंसिटी, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे इसकी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और उसको मैनेज करने के लिए इसने उसके इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के पैरेलल कर लिया ताकि क्लोरोप्लास्ट का मिनिमम सरफेस एरिया वहाँ एक्सपोज हो और उसको डैमेज ना हो। लेकिन जब लाइट की इंटेंसिटी लो हो जाती है तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के या साइड वॉल के ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, जिससे कि क्लोरोप्लास्ट का मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोज करे, और एक्सपोज करने के बाद वो ईजिली मैक्सिमम इनपुट ऑफ सनलाइट रिसीव कर सके। आई होप थिंग्स आर क्लियर। और अगर आपको पूरी तरह से ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया है तो मेरी गारंटी है कि जो सबसे बड़ा दर्द है आपका वो भी दूर होगा। बस इस लेक्चर के इस वीडियो के एंड तक बने रहो। एंड में जाकर आप डिसाइड करो इतना इजी तरीके से ये टॉपिक आपको आज तक समझ में आया था क्या, क्या इतने माइक्रो लेवल पे जाके हमें किसी ने एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया था क्या। तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि इतना माइक्रो लेवल की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको
नहीं बताई गई होगी। अल्टीमेटली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपको डॉक्टर बनना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रिमेंबर। मेमोराइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको प्रॉपर स्टडी प्लान या हाउ टू स्कोर वेल उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। एंड आई एम प्लानिंग कि आपको मैं सेपरेट पर्सनलाइज स्टडी प्लान दूँ और एरर फाइल्स बनाने का तरीका बता दूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर्स, क्योंकि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बैकलॉग्स भी इतने ज़्यादा है कि वो क्लियर नहीं हो रहे और मेहनत का जो आउटपुट है वो आ नहीं रहा है। तो उसके लिए जस्ट यू हैव टू कनेक्ट विथ मी। तब तक हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अल्टीमेटली हम बात करते हैं कि दिस इज द क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ एंड डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस लाइन, और आपको ये इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रीट करके ये जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ ये आप बता नहीं सकते हो कि आपको पहले से ही पता था। दिस इज द ओनली ऑर्गेनेली ऑन दिस अर्थ, this is the only organelle on this earth which is triple membrane organelle। ये इकलौता ऑर्गेनेली हमारे अर्थ पे है जो ट्रिपल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, क्योंकि मैक्सिमम आपने डबल मेम्ब्रेन पढ़ा है लेकिन आपको ये अच्छी तरह से पता है कि क्लोरोप्लास्ट में तीसरी मेम्ब्रेन होती है, बट आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि इसको हम ट्रिपल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली बोल सकते हैं। यस इट इज द किचन ऑफ प्लांट बॉडी। अब इस क्लोरोप्लास्ट में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी लिखती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाएगा। सो दिस इज मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेनस सिस्टम हो गया एंड यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है कि अपार्ट फ्रॉम दिस मेम्ब्रेनस सिस्टम ये मैट्रिक्स स्ट्रोमा हो गया। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स वर्ड है, it is not only applicable for mitochondria, this is also applicable for chloroplast। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स स्ट्रोमा। मेम्ब्रेनस सिस्टम से रिलेटेड एनसीईआरटी किसकी बात कर रही है, दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये हो गई हमारी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, द थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा, जस्ट आई want to make you compare, the shape of the mitochondria is mostly sausage shaped या cylindrical, एंड माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये हाईली फोल्डेड या कॉन्वोल्यूटेड होती है, जिसको हम क्रिस्टा कहेंगे, सिंगुलर इज क्रिस्टे, और यहाँ पर होते हैं हमारे ऑक्सीसोम्स। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है स्पेशल फॉस्फोलिपिड and that special phospholipid is called as कार्डियोलिपिड्स। यहाँ पे होते हैं कार्डियोलिपिड्स। अब ये कार्डियोलिपिड्स का काम क्या है, जब मैं आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बताऊंगा या ईटीएस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बताऊंगा तब समझाऊंगा। सेम द कार्डियोलिपिड लाइक्स फॉस्फोलिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर इन दिस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस सिस्टम होगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होगी और मैट्रिक्स स्टोमा में यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे। देयर विल बी एंजाइमेटिक रिएक्शंस, और ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, these enzymatic reactions are required for sugar synthesis, you can say कि synthesis of glucose। तो ये हो गए हमारी थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम फोकस करते हैं थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन सिस्टम पे, देन वी विल मूव फर्दर। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन सिस्टम, तो दिस वन इज थाइलेकॉइड membrane system। This thylakoid membrane system includes
यहाँ पे दो रीजन होगा, ग्रेना रीजन, यू वेल नो अबाउट दिस। ये हो गया हमारा ग्रेना रीजन, और ये जो ग्रेना रीजन होगा यहाँ पे स्टैकिंग ऑफ द थाइलेकोइड्स होती हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली। दिस वन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली। ये हमारा मेम्ब्रेनस सिस्टम। अब इस मेम्ब्रेनस सिस्टम में यहाँ पे होगा क्या, देयर विल बी अ लाइट रिएक्शन। यहाँ पे चलता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को लेकर अलग अलग टर्म्स हमें एनसीईआरटी ने बता रखा है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जस्ट पॉज योर वीडियो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को एनसीईआरटी ने कौन से अलग अलग नाम दे रखे हैं। जस्ट टेल मी। यस, व्हाट इज द नेम? आई एम वेटिंग। यस स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज फोटो केमिकल, नॉट रिएक्शन, इट्स अ रिएक्शन। ये फोटोकेमिकल फेज है। अब 1 मिनट के लिए फिर से वीडियो को यहीं पर पॉज करो, जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के समरी में जाओ। आपको जाना है समरी ऑफ एनसीईआरटी, पेज नंबर 151। एनसीईआरटी के समरी में चलो, और एनसीईआरटी के समरी में पेज नंबर 151 पे जाना है आपको, एंड जस्ट रीड आउट। आई एम वेटिंग। आपको वो रीड आउट करना है। रीड आउट करना है, वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट प्रेजेंट इन द एंटीनी मॉलिक्यूल। मतलब एंटीना जो वर्ड है वो हमारे एनसीईआरटी ने वहां पर लिखा हुआ है। एंड दिस एनर्जी इज फनेल्ड टू द स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स नॉट मॉलिक्यूल, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। तो मतलब यहाँ पे दो चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं। एंटीना वर्ड हमारे एनसीईआरटी में यूज हुआ है। द समरी ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस, पेज नंबर 151, द लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय pigments present in antenna molecule and it is funneled to the special chlorophyll A molecules called as reaction center। तो फनलिंग इफेक्ट के बारे में बोला गया है यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एंटीना के, दिस वन इज एंटीना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं, एंड दे फनल दैट एनर्जी, ये इस एनर्जी को फनल कर देते हैं रिएक्शन सेंटर के स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के पास, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। अब ये फनलिंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडक्टिव रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा फिजिक्स का, तो ये इंडक्टिव रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर है जो पहले डिस्कस किया जाता था, बट नाउअडेज जब से हमारा नीट 2013 से आ चुका है हमारे एग्जिस्टेंस में, पहली बार नीट का एग्जाम हुआ था 2013 में, तब से हम ये डिस्कस नहीं करते हैं। डेफिनेटली मैं उसके पहले से पढ़ा रहा हूँ, सो आई हैव मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इट्स अ क्वाइट क्लियर फॉर मी कि मैं आपको बता तो सकता हूँ, बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ एनसीईआरटी के पेरिफेरी में रहना है। बट येट्स इट्स माय ड्यूटी टू मेक यू क्लियर अवेयर कि कहाँ पे एनसीईआरटी ने कौन से टर्म्स लिखे हैं। अगर फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप बोलोगे कि सर हमने आपका लेक्चर देखा था बट हमें क्लियर नहीं रहा, तो दिस इज नॉट अ गुड। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट टर्म एज। अब आगे हम मूव करते हैं। अगला हमारा टर्म ये है कि हमने डार्क रिएक्शन को क्या बोला। इट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसको हम कार्बन रिएक्शंस भी बोलेंगे और कीमोसिंथेटिक पाथवे भी बोलेंगे। तो हम यहाँ पे पार्ट बी, अगर मैं डार्क रिएक्शन को नाम दे दूँ, दिस इज डार्क रिएक्शन एंड दिस डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, इसके और कितने कितने नाम होंगे। तो इसको हम कीमोसिंथेटिक पाथवे, कार्बन रिएक्शन, ये दोनों नाम दे सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कीमो synthetic pathway। It is also known as
carbon reactions. It's also known as carbon reactions. Now, it is all about the body of photosynthesis, जिसका क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर होने वाले रिएक्शंस. अब हम बात करेंगे पिगमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस की. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे ये होगा, दिस वन इज पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? एनसीईआरटी लिखती है कि अगर आप किसी लीफ को ऑब्जर्व करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ द ग्रीन्स इन द लीव्स. अब ग्रीन कलर के भी अलग अलग शेड्स होंगे और बाद में एनसीईआरटी आपको ये बताती है कि ये जो शेड्स हैं, ग्रीन शेड्स हैं लीव्स के अंदर, वो किसी सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं है. इनफैक्ट देयर आर 4 डिफरेंट पिगमेंट्स. तो उसी की बात करती है. अब अगर आपको इन पिगमेंट्स को अलग करना है तो आपने यहाँ पर एक लीफ ले लिया, दिस इज अ सिंगल लीफ, एंड ये एक लीफ हो गई. ये सिंगल लीफ कैसे है, इसको अगर जानना है तो यू हैव टू रेफर माई एनिमेशन, जो लेक्चर मैंने दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी के ऊपर. वहाँ पे आप जाके देखो कि इस लीफ को हम सिंगल लीफ कैसे बोलते हैं और कब बोलते हैं, और हम उसको सिंपल कब बोलेंगे और कंपाउंड कब बोलेंगे. अगर इन पिगमेंट्स को सेपरेट करना है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी. एंड मोर एक्यूरेटली ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होगी, जिसके थ्रू हम इन पिगमेंट्स को अलग करेंगे. और वंस आपने इनको अलग कर लिया तो आप इनको बड़ी आसानी से देखोगे. सबसे पहले नाम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है क्लोरोफिल ए का. इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल पिगमेंट. और इसका जो कलर एनसीईआरटी ने बोला है कि इट इज ब्राइट, ये ब्राइट कलर का होगा. इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है. इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट. यूनिवर्सल पिगमेंट है, मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट यही है जो आगे एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन पूछेगी. नाउ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेयर डज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल ए फाउंड. क्या किसी प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल ए पाया जाता है? और अगर पाया जाता है तो आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है. डेफिनेटली आई वांट टू नो कि आपको पता है भी या नहीं. इसके बाद दूसरे पिगमेंट का नाम हो जाएगा क्लोरोफिल बी, एंड दिस क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन इन कलर. अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करता हूँ कि इट इज येलो ग्रीन इन कलर, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलिव ग्रीन. ये जो ओलिव ग्रीन वर्ड है ये एनसीईआरटी में यूज नहीं हुआ है. क्लियरली मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टर्म्स एनसीईआरटी में यूज हो रहे हैं और कौन से टर्म्स एनसीईआरटी में यूज नहीं हो. नेक्स्ट वन इज द पिगमेंट. अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें नाम दिया हुआ है ज़ैंथोफिल का. दिस इज xanthophyll, and xanthophylls are yellow in color. और उसके बाद नाम आता है कैरोटीनोइड्स का. दीज आर कैरोटीनोइड्स. स्टूडेंट्स यहाँ पर एनसीईआरटी ये गलती कर रही है. एक्चुअल में xanthophylls ऑल्सो कम्स अंडर कैरोटीनोइड्स, बट एनसीईआरटी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में तो एक साथ बताती है, यहाँ पे अलग अलग बता रही है. तो ये होता है येलो से लेकर येलो ऑरेंज तक इसका कलर हो. येलो टू येलो ऑरेंज, दिस इज इट्स कलर. येलो टू येलो ऑरेंज कलर का होगा ये. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पिगमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस पे देख लिया. नाउ अल्टीमेटली आपका जो अगला दर्द है वो ये है कि जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है समझ में ही नहीं आता. यहाँ पर मैंने ये ग्राफ रखा हुआ है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एज वेल एज एक्शन स्पेक्ट्रम की. अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ये तीनों ग्राफ्स आपके सामने रखे हुए हैं. आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स. पहले तो ये ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. अब जिन पिगमेंट्स को आपने डिस्कस किया ये उसी के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है. यू कैन सी कि ये क्लोरोफिल ए है, दिस इज अ क्लोरोफिल बी, एंड दीज आर द कैरोटीनॉइड्स.
आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? आपको यहाँ पर ये मुझे बताना है कि क्या आपको पता है कि लाइट के कितने कलर्स होते हैं? डू यू नो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन लाइट? और उस लाइट की बात हो रही है जो हमें दिखती है। हमें जो लाइट दिखती है उसका नाम क्या है? दैट लाइट इज कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ये जो लाइट होगी दिस इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट की बात करूं तो इसमें कलर्स कितने होते हैं? जस्ट टेल मी। इसकी जो रेंज होती है वो 400 टू 700 नैनोमीटर में इसकी रेंज बताई जाती है। 400 टू 700 नैनोमीटर में। स्टूडेंट्स, इसी का नाम होता है PAR। और PAR का फुल फॉर्म अगेन आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। अब आप मुझे बता दो कि लाइट में रीजन्स कितने होते हैं। मैं कहता हूँ 3 रीजन्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन एज वेल एज रेड। यहाँ पर देखो तो मैं लिख देता हूँ ब्लू रीजन, ये लिख देता हूँ मैं ग्रीन रीजन, और ये लिख देता हूँ मैं रेड रीजन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 400 नैनोमीटर से लेकर 500 नैनोमीटर की रेंज की बात करोगे तो दिस इज नॉट अ सिंगल कलर, लेकिन यहाँ का जो डोमिनेंट कलर होगा वो ब्लू कलर होगा, इसीलिए इसको हम ब्लू रीजन बोलेंगे। 500 से लेकर 600 नैनोमीटर की जो रेंज होगी, यहाँ पर एक सिंगल कलर नहीं होगा, लेकिन जो डोमिनेंट कलर होगा दैट इज द ग्रीन कलर। एंड 600 से लेकर 700 मतलब 100 नैनोमीटर का डिफरेंस है, जो कलर होगा दैट इज कॉल्ड एज रेड रीजन। 3 ही रीजन होता है लाइट में। लाइट के 3 रीजन्स हैं। जरा देखो कोइंसिडेंस नेचर ने क्या बना रखा है। जस्ट आई वांट टू कोरिलेट कि अगर आप आज तक नास्तिक थे तो आस्तिक पक्का हो जाओगे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देयर आर 3 रीजन्स। ये तीनों यूनिवर्सल कलर है। दीज आर यूनिवर्सल कलर, इसको बोला जाता है। और हमारी आंखों में देयर आर 3 कोन सेल्स। कलर को देखने के लिए हमारे पास जो सेल्स होती हैं आंखों में वो 3 कोन सेल्स होती हैं। एंड दिस इज द BGR। 3 ही कोन सेल्स हैं BGR की। और इन 3 कोन सेल्स के अलग अलग एक्साइटेशन से आप सारे कलर्स देख पाते हो। लाइट में जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें भी 3 ही रीजन है। आपकी आंखों में जो कोन सेल्स हैं वो भी 3 ही कोन सेल्स हैं। और वो तीनों कोन सेल्स के अलग अलग एक्साइटेशन से आप सारे कलर्स देख सकते हो। एंड कलर ब्लाइंडनेस भी 3 तरह का ही होता है। दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज AD। उसके बाद होता है रेड कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज XLR। और उसके बाद होता है ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, दिस वन इज ऑल्सो XLR। अब AD XLR का फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताऊंगा, यू हैव टू रिप्लाई थ्रू कमेंट। मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके जो बेसिक्स हैं वो कितने क्लियर है। देन ओनली आई विल एक्सेप्ट कि उस बच्चे का जो नीट का प्रिपरेशन है टॉपर लेवल तक जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। नहीं भी आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मेरे से इसका फुल फॉर्म पूछोगे तो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप देखोगे तो इस ग्राफ में ये वाइट कलर की जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये दिखी आपको, ये दिखी। ये एक बॉक्स बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा बॉक्स बन गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा बॉक्स बन गया। दिस इज द 400 नैनोमीटर, दिस वन इज 500 नैनोमीटर, दिस वन इज 600 नैनोमीटर, एंड दिस वन इज 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर के बियॉन्ड इंफ्रारेड होता है और 400 नैनोमीटर के पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं। तो 3 रीजन्स हैं। इन 3 रीजन्स में आप देखोगे जो पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम ब्लू रीजन और उसके बाद रेड रीजन में कलर अब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैरोटेनॉइड सिर्फ ब्लू रीजन में मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन रीजन तक जाते जाते उसका अब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। रेड रीजन को वह अब्जॉर्ब नहीं करता। और अब यहाँ पे आ जाता है हमारा, यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो देयर इज द
एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर किया है विद रेस्पेक्ट टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। की फोटोसिंथेसिस को आप कैसे मेजर कर सकते हो, हाउ यू विल मेजर फोटोसिंथेसिस। एंड यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि कैन यू सी इमर्सन्स रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या आप यहाँ पे इमर्सन्स के रेड ड्रॉप इफेक्ट को देख पा रहे हो, और अगर हाँ, अगेन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है, यू हैव टू कमेंट। अगर आपको नहीं भी पता तो आई विल रिप्लाई, मैं उसके ऊपर दूसरा एक वीडियो बना दूंगा कि व्हाट इज इमर्सन्स रेड ड्रॉप इफेक्ट। और अगर आप इमर्सन्स का रेड ड्रॉप इफेक्ट बता ही रहे हो तो आप मुझे साथ में इमर्सन्स के इन्हांसमेंट इफेक्ट को भी बताओगे कि क्या होता है इमर्सन का इन्हांसमेंट इफेक्ट। तो ये है एक्शन स्पेक्ट्रम, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। आप देखोगे कि ये ब्लू रीजन में, ये ग्रीन रीजन में और ये रेड रीजन में ये एक्शन हमारा आ रहा है। नाउ द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर यू, एंड आई एम गिविंग यू चैलेंज कि इसका जो आंसर आपके मन में आएगा वो 90% बच्चों के मन में जो आंसर आता है वो गलत आता है। फिर भी मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस विल अकर। इन विच of the following light maximum photosynthesis will occur। ऑप्शन नंबर 1 red light, this is option number 1 is red light। option number 2 is blue light। option number 3 is white light। and option number 4 is green light। and you also have to give comment की क्यों। आपके आंसर्स को आपको जस्टिफाई भी करना है कि क्यों उसी लाइट में ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे तीसरा जो ग्राफ हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पर सुपर इम्पोज ओवरलैपिंग बताई हुई है, देयर इज ओवरलैपिंग, कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक्शन इज ग्रेटर देन अब्जॉर्प्शन। एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अब्जॉर्प्शन। ये आपको भी एक लेसन है, जितना समझा उससे ज़्यादा एक्शन ले आओ, जितना पढ़ा उससे ज़्यादा अप्लाई करना सीखो। रिजल्ट्स आपके तभी भी आएंगे जब आप किस स्टडी को इंटरप्रीट करोगे, और इंटरप्रीट करने के बाद आपका एक्शन हमेशा आपकी मेहनत से ज़्यादा होगा। अगर ऐसा है तो क्या है, क्या एनहांसमेंट इफेक्ट इसके साथ रिलेट कर रहा है। तो मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ है कि यू हैव टू गिव मी आंसर की व्हाट इज इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारा आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही कंसाइज टॉपिक है। हम लोग फोकस्ड हैं कि हम ईटीएस को कंपेयर करेंगे एंड हाउ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल अकर। अब जरा सा एक बार मैं फिर से क्लोरोफिल ए की बात कर लूँ कि जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, हालांकि एनसीईआरटी हमारे रिएक्शन सेंटर की बात कर रही है, ये मेजर पिगमेंट होगा फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड इट इज देयर टू ट्रैप सनलाइट। दूसरे जो थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स होंगे उनका क्या काम होगा, तो एक बार फिर से इन पिगमेंट्स की हम बात करें। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज पिगमेंट्स। ये हमने ले लिया पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे मैंने इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये मैंने ले लिया क्लोरोफिल ए, दिस इज क्लोरोफिल ए, और इसके बाद बाकी के पिगमेंट्स को मैं अलग एक ग्रुप में ले लेता हूँ। क्लोरोफिल ए का जो कलर है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड दिस इज द मेजर पिगमेंट। ये मेजर पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस है। दिस वन इज मेजर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा
और जो दूसरे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होगा क्लोरोफिल बी, उसके बाद यहाँ पे होंगे ज़ैंथोफिल्स और उसके बाद यहाँ पे होंगे कैरोटीनॉइड्स। दीज आर कैरोटीनॉइड्स। अब इन तीनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं? दे कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। Collectively, they are called as accessory pigments. Collectively, they are called as accessory pigments. इनके दो फंक्शंस हैं। क्लियरली हमें एनसीईआरटी बता रही है कि they not only will enable a wider range of the sunlight, that energy has to be funneled या transferred to the reaction center, but also they will protect chlorophyll A from the photooxidation. दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब यहीं पे हम ये समझ लेते हैं कि एंटीना के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और एंटीना के मॉलिक्यूल्स का दूसरा नाम क्या होता है, क्योंकि इनके दो फंक्शंस हमें एनसीईआरटी ने बता दिया है। एक तो ये वाइडर वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट को वाइडर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट उसकी एनर्जी को ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? दे विल ट्रांसफ़र दैट एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा कि दे ऑल्सो प्रिवेंट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, ये हमारे रिएक्शन सेंटर को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? सिंपली हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा या मतलब वो डैमेज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे फोटो ऑक्सीडेशन। उससे भी बचाएंगे और वाइडर रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ सनलाइट की एनर्जी को ये हमारे रिएक्शन सेंटर को फनल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हम कुछ इस तरीके से आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो ईटीएस होगा वो क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम अपना किस तरह से समझेंगे और हमारे ईटीएस में नॉन साइक्लिक एज वेल एज साइक्लिक दो तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। PS2 और PS1 किस तरह से एक साथ काम करते हैं, क्या सीरीज में काम करेंगे या पैरेलल काम करेंगे। उसके बाद केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझेंगे। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझने के बाद जाके हम एटीपी फॉर्मेशन समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे तो द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप कि टॉपिक्स आपको ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। मैं बड़े ही बेसिक लेवल से आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ।